गाय की सेवा सर्वोपरि साधना है। और इससे गाय की सेवा में अगर तन मन को लगा दिया तो और साधना की आवश्यकता है ही नहीं। वो जितना भी कम दूध देती होगी देसी गाय, लेकिन वो अमृत के समान है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। गाय विश्व की माता है, गाय रहेगा तो ही सब कुछ रहेगा। हमारी देशी गाय की प्रामुख्यता जान के सब देशों वाले जैसे कि ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब लोग अपने गाय को उनके देश को लेके जा रहे। ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, कैसे आप सब? आज हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये विषय इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज अगर हमने इसकी गंभीरता को नहीं समझा तो ये हमारे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को आप आखिर तक पूरा ज़रूर देखना और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज हम बात करने वाले हैं वेगन प्रोपेगेंडा के बारे में। इस विषय पर आगे हम चर्चा करें उससे पहले ही शुरुआत में ही एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो भी बातें इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ वो मेरा व्यक्तिगत मत है, पर्सनल ओपिनियन है। ज़रूरी नहीं कि आप उससे एग्री करें। जिसे जैसा जीवन जीना है, जैसी लाइफस्टाइल जीनी है, जो खाना है, जिस डाइट को फॉलो करना है, वो करने के लिए वे स्वतंत्र है। मैं किसी को भी मना नहीं कर रहा हूँ। मैं बस अपना व्यक्तिगत मत यहाँ पर आपके सामने रखने वाला हूँ। देखिए, किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो, अंदर से खोखला करना हो, खत्म करना हो किसी भी देश को, तो कैसे किया जा सकता है? तो इसके दो मार्ग होते हैं। एक तो उस देश की युवा पीढ़ी को टारगेट करना और दूसरा उस देश की अर्थव्यवस्था को टारगेट करना। युवा पीढ़ी किसी भी देश का भविष्य होती है, तो उस देश की युवा पीढ़ी को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करना और दूसरा उस युवा पीढ़ी के मन में जो अपने देश के प्रति देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की भावना है, अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने की जो भावना है, अपने संस्कृति के प्रति, देश के प्रति उसके मन में जो सम्मान है, इन बातों को समूलतः नष्ट कर देना, खत्म कर देना और उस युवा पीढ़ी को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करके बस अपनी इच्छा और वासना और भोग वासना के पीछे भागना सिखाना। इस प्रकार से उस देश की युवा पीढ़ी को टारगेट किया जाता है। और दूसरा मार्ग होता है किसी भी देश को अंदर से खोखला करने का, वो है उस देश की अर्थव्यवस्था के आधार को ही तोड़ देना, खत्म कर देना। और वेगन प्रोपेगेंडा ये दोनों ही काम करता है। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का देश है। हमारे देश में 7.5 लाख से भी ज़्यादा गांव है। तो ऐसे करोड़ों किसान परिवार हमारे देश में हैं, 7.5 लाख से अधिक गांव है। तो हमारा देश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का देश है। और इस देश की ये जो करोड़ों किसान परिवार है, उनकी आजीविका का एक मुख्य आधार है गोपालन, गौ सेवा, दुग्ध व्यवसाय। ये उनका एक सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण ऐसा सहायक व्यवसाय है, साइड बिजनेस आप इसे कह सकते हैं। तो वेगन प्रोपेगेंडा एक तो डेयरी इंडस्ट्री को टारगेट करता है और दूसरा युवा पीढ़ी को भी ये टारगेट करता है। एक तो उन्हें दूध, दही, छाछ, लस्सी, मक्खन, घी आदि ये जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और हेल्दी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं, उनसे दूर करके उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर भी करता है वेगन प्रोपेगेंडा। और दूसरा, हमारे देश का जो हजारों वर्षों का गोपालन का इतिहास है, संस्कृति है, महाभारत से लेकर के भगवान श्री कृष्ण के समय से लेकर के, उसको टारगेट करके अपने ही देश के प्रति एक घृणा की भावना ये वेगन प्रोपेगेंडा आज की युवा पीढ़ी के मन में भरते जा रहा है। आजकल आप सोशल मीडिया पर देखिए, कई सारे बच्चे, कई सारे युवा इस वेगन प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। उनके पोस्ट, उनके ट्वीट्स वगैरह अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको एक बात पता चलेगी कि उनका जो मुख्य टारगेट है वो है डेयरी इंडस्ट्री। उनके अनुसार डेयरी इंडस्ट्री को खत्म करके वे कोई बहुत महान कार्य करने वाले हैं और बड़ा प्राउडली वो ये बातें करते हैं। और मुझे उनकी तरफ देखकर गुस्सा नहीं आता, मुझे उन पर दया आती है कि ये कितना ज़्यादा ज़मीन से टूट चुके हैं। ज़मीनी सच्चाई के बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं है। कुछ वेस्ट के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने इन्हें कुछ सिखा दिया है। कहीं से सोशल मीडिया पर 2-4 ऐसे वीडियोस वगैरह देख लेते हैं और उनको देखकर ये इस प्रकार से ब्रेन वॉश हो जाते हैं, उनके बाल मन पर, युवा मन पर इस प्रकार से ये इस पूरे प्रोपेगेंडा ने टारगेट किया हुआ है, अटैक किया हुआ है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे डेयरी इंडस्ट्री को खत्म करके वे कोई बहुत महान कार्य करने वाले हैं। पर ये बात समझ नहीं रहे कि डेयरी इंडस्ट्री को टारगेट करके वे एक प्रकार से इस देश के करोड़ों करोड़ों किसानों का मास जेनोसाइड करने को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी देखिए, 2 वर्ष पहले आपने वो न्यूज़ सुनी होगी, अमूल ने एक लिस्ट जारी की थी। उनकी जो मिलेनियर रूरल वुमन एंटरप्रेन्योर्स है, उनकी लिस्ट अमूल ने जारी की थी। उस लिस्ट में जो सबसे टॉप पर थी वे थी नवलबेन दलसंग भाई चौधरी जी, 62 वर्ष की महिला है।
और 2020 में उन्होंने केवल दूध बेचकर 1,10,00,000 रुपए कमाए थे। 2019 में 87,95,000 रुपए कमाए थे, मतलब लगभग 88 लाख रुपए 2019 में उन्होंने कमाए थे नवल बैन ने। और अमूल ने जब इस लिस्ट को जारी किया था तो उन्होंने लिखा था कि ऐसी केवल ये नवल बैन या 8-10 महिलाएं नहीं हैं, ऐसी लाखों महिलाएं अमूल के साथ में जुड़ी हुई हैं। और नवल बैन के पास में मात्र 80 भैंसें और 45 गायें हैं और 15 लोगों को रोजगार नवल बैन ने दिया हुआ है। एक गौशाला हो या कोई जहाँ पर गौमाता का पालन किया जाता है तो केवल उस परिवार की नहीं, कई सारे परिवारों का पालन पोषण गौमाता करती है। हम क्या गौमाता का पालन पोषण करेंगे, गौमाता हमारा पालन पोषण करती है। इसलिए कहा जाता है कि गावो विश्वस्य मातरः। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय पूरे संसार की माता है। तो ये आप सोचिए, अमूल केवल एक कंपनी है डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, जिनके साथ में उन्होंने कहा कि ऐसी लाखों महिला एंटरप्रेन्योर्स जुड़ी हुई है। और केवल महिलाएं छोड़ दे तो कई सारे लाखों किसान परिवार भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं अमूल के साथ में, जो एक प्रकार से अमूल के हिस्सेदार है, अमूल के भागीदार है एक प्रकार से वे। और ये केवल एक कंपनी है डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, ऐसी और भी कई सारी कंपनीज है जिनके साथ में इस देश के करोड़ों किसान परिवार जुड़े हुए हैं। आज भी भारत के गांव में आप जाकर देख लीजिए, हर एक जगह पर आपको अलग अलग कंपनी के मिल्क कलेक्शन सेंटर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर उस गांव के जो किसान होते हैं उनके पास में जो भी हो, भैंसे हो, जर्सी गाय हो, देसी गाय हो, इन सब का दूध अलग अलग से वे किटली में पैक करके लेकर के आते हैं। फिर वो चाहे 20 लीटर हो, 50 लीटर हो, 100 लीटर हो, 150 लीटर हो, जो कुछ भी दूध उनका निकलता है वे उस मिल्क कलेक्शन सेंटर में जाकर के दे देते हैं और वहाँ से फिर वो उन कंपनीज की तरफ जाता है। भारत की जो डेयरी इंडस्ट्री है उसकी तुलना आप वेस्ट की डेयरी इंडस्ट्री से नहीं कर सकते हैं। इस देश का जो दुग्ध व्यवसाय है, डेयरी इंडस्ट्री है, वो इस देश के करोड़ों किसानों की आजीविका का साधन है। उनकी आजीविका का मुख्य एक सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय हम उसे कह सकते हैं। और सबसे एक जो बात समझने की आवश्यकता है वो ये कि इस देश के किसान गोमाता का जो पालन है, गोमाता की जो सेवा है, वो कभी भी व्यवसाय की दृष्टि से नहीं करते हैं। हमारा हजारों वर्षों का इतिहास आप देख लीजिए, गोमाता की सेवा, गोपालन करना भारतीयों के जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है हजारों वर्षों से। आप 5,500 वर्ष पूर्व चले जाइए, महाभारत में गोपालन का उल्लेख आता है। मथुरा वृंदावन में भी गोपालन वहां का सबसे मुख्य व्यवसाय था। कंस का वहां पर बहुत अन्याय था, अत्याचार था। इस कारण से मथुरा वृंदावन के जो किसान थे, जो गोपालक थे, वे अपने घर के बच्चों को तक मक्खन या छाछ नहीं खिला पाते थे। वो सब का सब मक्खन, छाछ आदि सब उन्हें कंस को देना पड़ता था कर के रूप में। भगवान श्री कृष्ण को देखकर बहुत पीड़ा होती थी और इस कारण से वे अपने ग्वाल बालों के लिए मक्खन चुराते थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौवों को चराने के लिए लेकर के जाते थे यमुना तट पर अपने ग्वाल बालों के साथ में। तो ये गोपालन का इतिहास हमारे देश के से हजारों वर्षों से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन का ये अभिन्न अंग रहा है। और हम कभी भी गौमाता की सेवा केवल व्यावसायिक दृष्टि से नहीं करते हैं। जो भी पशु घर में होते हैं, गोधन हो या जो भी पशु हो जिनसे किसान जिन्हें अपने घर में रखते हैं, वे उनके एक प्रकार से परिवार का हिस्सा होते हैं। अपने परिवार के किसी सदस्य की तरह उनका वहाँ पर पालन किया जाता है। गौ सेवा को सबसे सर्वोच्च ऐसा पुण्य कर्म कहा गया है, गोदान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। इस कारण से आज भी आप भारत के गाँव में घूमकर देखेंगे ना, जाकर देख लीजिए, किसी किसान को कहिए कि ये लो, मैं इतने 1000 रुपये आपको दे रहा हूँ, मुझे ये गाय दे दो, या गाय ने जो बछड़ा को जन्म दिया उसे मुझे दे दो। नहीं बेचेंगे वे आपको, शायद ही कहीं पर कोई मिल जाए आपको, पर गौ माता को बेचने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि गाय को बेचना आज भी इस देश के करोड़ों लोग पाप समझते हैं। वे अगर संभालने की स्थिति में नहीं हो गौ माता को, तो वे किसी गौशाला को दान कर देंगे या किसी ऐसे व्यक्ति को दान कर देंगे जहां पर वे गौ माता की अच्छे से देखभाल कर सकते हो। किसी को अगर बेचने की परिस्थिति आ भी गई ना, तो भी वे जिसे दे रहे हैं वे पहले चेक कर लेंगे कि वो सच में गौ माता का पालन करने वाले हैं, सही से पालन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये पूरा बैकग्राउंड चेक करके फिर वे गौ माता को देते हैं, क्योंकि गोदान को हमारे देश में एक सबसे सर्वोच्च दान कहा गया। और इसका पूरा इतिहास आपको उपनिषदों में, शास्त्रों में पढ़ने को मिल सकता है। तो गो पालन का और गौ सेवा का इतना महत्व, इतना सम्मान हमारे देश में हमेशा से ही रहा है। जब विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किया था, वे गोमाता को जो पकड़ के लेकर के जाते थे, उनको काटते थे, मारते थे, तब इस देश के अनगिनत लोगों ने अपना शीश कटवाया है गोमाता की रक्षा के लिए। इतना गौ सेवा का, गोपालन का, गोमाता का हमारे देश में महत्व है। और देखिए, गोमाता को पशु कहा नहीं जा सकता, पर फिर भी यहाँ पर मैं माफी मांगते हुए कहना चाहूंगा कि जो गाय है वो हमेशा से ही एक पालतू पशु रहा है।
और एक प्रकार से मनुष्य हो या गाय हो, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं। अब जब गोमाता का कोई किसान या पालन करता है, या किसी गौशाला में जब गोमाता को रखा जाता है, जब गोमाता का पालन वे करते, वैसे ये कहना ही मुझे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि गोमाता स्वयं हमारा पालन करती है, पर फिर भी अभी एक व्यवहारिक दृष्टि से कहने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो गोमाता जब किसी परिवार के साथ होती है तो उसे किसी परिवार के हिस्से की सदस्य की तरह रखा जाता है। उसको दिन में 3-4 टाइम चारा देना, उस चारे को भी पूरा मशीन में काट कर छोटे छोटे टुकड़े करके उसे दिया जाता है ताकि गोमाता को चबाने में, खाने में तकलीफ ना हो, इतना बारीकी से ध्यान रखा जाता है। उसे पानी देना, या जो कुछ भरड़ा जिसे कहा जाता है, कुछ दलिया आदि का, गेहूँ आदि का अनाज जो होते हैं, उनका पूरा बारीक पीस कर फिर उसे पानी में पकाकर गुड़ मिलाकर वो गोमाता को खिलाया जाता है ताकि वो गोमाता हृष्ट पुष्ट रह सके। तो इस प्रकार से उनके खान पान का ध्यान रखना, पानी आदि देना, उनको दवाई आदि देना समय समय पर। देखिए कभी कभार गौमाता का पेट फूल जाता है तो उसे कुछ ऐसे काली मिर्च और गुड़ आदि मिलाकर उसे खिलाया जाता है ताकि वो पेट जो फुला हुआ है वो सही हो जाए। या बीच बीच में जब भी कुछ गौमाता को कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, परेशानी आती है शारीरिक वगैरह, तो डॉक्टर को बुलाया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है। गौमाता जब बछड़े को जन्म देती है तो उसके बाद में उसकी शौच की जगह की तेल से मालिश करना, उसके पूरे शरीर की मालिश करना, उसको पानी से नहलाना धुलाना। सुबह 4 बजे से जो भी गोपालन करते हैं, जिनके घर में भी पशु होते हैं, सुबह 4-4:30 बजे उठकर वे गाय को धोते हैं। गोबर उठाना, गोमूत्र उठाना, उस जगह की साफ सफाई आदि करना, गाय को धोना, उसके बाद में दिन भर भी गौमाता की सेवा करना। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक वे उनकी सेवा करते हैं गौमाता की। ये जो वेगन प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं, मुझे आप बताइए, इनमें से किसी ने भी 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात होगी, 1 मिनट के लिए भी कभी गाय गौमाता की सेवा की है? कभी जीवन में एक बार भी कभी इन्होंने गोबर उठाया है? कोई गोमूत्र कभी साफ सफाई आदि की है जहां पर गोमाता रहती है? ये बड़ी एनिमल अब्यूज की बातें करते हैं, बड़ा झूठा ढोंग दिखाते हैं पशु प्रेम का। कभी जीवन में 1 मिनट के लिए भी इन्होंने गोमाता की सेवा की है? यही वो लोग होते हैं, यही वो तथाकथित लिबरल्स होते हैं जो गोबर को देखकर ही नाक मुंह सिकोड़ते हैं, दूर भागते हैं, छी गोबर। मतलब उन्हें तो देखकर ही दूर भागने वाली जनरेशन, उन्हें क्या पता गोमाता की सेवा के लिए कितना वो कष्ट सहते हैं वो परिवार। करना धरना कुछ है नहीं, डेयरी इंडस्ट्री को टारगेट करना है, उसे खत्म करना है, और उसके पीछे इनका बस मतलब ये करोड़ों किसान परिवारों को एक प्रकार से मास जेनोसाइड करने को ये प्रोत्साहन दे रहे हैं। उनकी आजीविका पर ये लात मार रहे हैं एक प्रकार से। और दूसरी तरफ जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, जो आलमंड मिल्क बना रही है, सोया मिल्क बना रही है, या जो भी ये वेगन डाइट से जुड़े हुए जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स आजकल बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स, नेचुरल नहीं, और इसे आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स खिलाकर ये पूरी जनरेशंस को बीमार कर देना चाहते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ कर देना चाहते हैं। दूध हो, दही हो, लस्सी हो, छाछ हो, घी हो, मक्खन हो, जो शरीर के लिए बहुत 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 ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, ऐसी जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे दूर करके ये वेगन प्रोपेगेंडा वाले लोगों को ये आर्टिफिशियल चीज़ें खिलाना चाहते हैं। इन मल्टीनेशनल कंपनीज का भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। इस एजेंडा को पुश करने के पीछे, वेगन प्रोपेगेंडा को, पूरी हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री का भी इसके पीछे बहुत बड़ा उनका भी स्वार्थ है। अलग अलग जो ये पूरी ड्रग्स इंडस्ट्री है, मेडिकल सप्लीमेंट्स आदि जो बनाए जा रहे हैं, वो भी यही चाहते हैं कुल मिलाकर कि यंग जनरेशन पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन वो ना जिए, अस्वस्थ रहते जाए, वो बीमारी की तरफ आगे बढ़ते जाए। मानसिक रूप से अस्वस्थ होंगे तो इनका डिप्रेशन का भी पूरा अलग से बिजनेस चल पड़ा है। काउंसलर्स और वो ये पिल्स और डिप्रेशन की पिल्स और एंग्जाइटी की पिल्स और अनिद्रा की दवाइयाँ वगैरह, पूरा इनका बिजनेस है। जो व्यक्ति शांति से नेचुरल जीवन जी सकता है उससे वे उसको दूर करते जा रहे हैं। और दोस्तों, जो बात मैंने आपको बताई कि गोमाता एक पालतू पशु है, हमेशा से ही वो परिवार के मनुष्यों के साथ ही रहते आई है। मनुष्य उसका सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वे उनकी सेवा करते हैं, खाना पानी दवाई आदि हर समय उनका जो ध्यान आदि रखा जाता है। ये जो बड़ा एनिमल अब्यूज की बातें करते हैं, पशु प्रेम की बातें करते हैं, डेयरी इंडस्ट्री को बंद करवाना चाहते हैं, तो ये गौवे हो या अन्य जो पशु है जिनका आज पालन कर रहे हैं किसान आदि, उनसे दूर करके इन पशुओं को ये वेगन प्रोपेगेंडा वाले चाहते क्या है? मतलब उन्हें क्या ये स्लॉटर हाउस भिजवाना चाहते हैं या सड़कों पर खुले छोड़ देना चाहते हैं? ये गोमाता वो मनुष्यों के साथ ही हमेशा से रहते आई है, और यही एक सही तरीका भी है ना। कोई लॉजिक है इस बात में, वो चाहते क्या है? स्लॉटर हाउस में भिजवाना चाहते हैं। और आपने देखा है दोस्तों, कभी ये जो भी वेगन प्रोपेगेंडा वाले हैं, इन्हें कभी बीफ इंडस्ट्री के खिलाफ बोलते हुए देखा है?
कभी किसी स्लॉटर हाउस के बाहर जाकर धरना देते हुए देखा है? बीफ के खिलाफ बोलकर दिखाए? तुरंत पूरा ये लेफ्ट का इकोसिस्टम टारगेट करने के लिए आ जाएगा। बीफ के खिलाफ बोलकर कैसे दिखाया? ये पर्सनल चॉइस होती है। जब मांसाहार की बात आती है तब यही वेगन प्रोपेगेंडा वाले पर्सनल चॉइस की दुहाई देते हैं कि ये तो पर्सनल चॉइस है, वो जो खाना है खा सकते हैं। इनका जो मुख्य टारगेट है वो है शाकाहारी वर्ग, वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने वाले, जो हमेशा से ही वेजिटेरियन रहे हैं। पर उनके सामने ये क्या दिखावा करेंगे, जो बचपन से ही शायद मांसाहार वगैरह करते आ रहे होते हैं, फिर वो बीच में ही कभी सोशल मीडिया पर ऐसा थोड़ा सा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लिख देते हैं कि मैंने 30 डेज तक वेगन डाइट को फॉलो किया, मैंने 45 डेज तक वेगन डाइट को फॉलो किया, मैंने 90 डेज तक वेगन डाइट को फॉलो किया। और ये ऐसे पोस्ट वगैरह करके वो मजाक किसका उड़ाते हैं? शाकाहारी जो लोग हैं, वो उन्हें कहते हैं कि तुम लोग एनिमल अब्यूज कर रहे हो, तुम लोग सबसे ज़्यादा प्राणियों पर अत्याचार कर रहे हो। इनका मुख्य टारगेट वही लोग हैं जो वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये जो वेगन प्रोपेगेंडा है ना, वो कुछ मांसाहार करने वाले लोगों ने ही शुरू करवाया है। मतलब शायद मांसाहार करके उनके अंदर इतनी गिल्ट भर गई थी, तो उन्हें जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको गलत साबित करना था शायद, और इसी कारण से उन्होंने वेगन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है ताकि वो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको भी टारगेट कर सके, उन पर भी अटैक कर सके कि भाई तुम लोग भी दूध वगैरह पीकर, लस्सी, छाछ, घी, मक्खन आदि खाकर तुम लोग भी एनिमल अब्यूज ही कर रहे हो। ये शायद उन्हें सिद्ध करना होगा। ये भी इसके पीछे का एक कारण मुझे लगता है। एक तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो आलमंड मिल्क, सोया मिल्क के अलग जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते जा रहे हैं उनको प्रमोट करना, या फिर शाकाहारी जीवन पद्धति जीने वालों का मजाक उड़ाना, ये इसके पीछे का एक मुझे उद्देश्य लगता है। बाकी इसके पीछे कोई तर्क मुझे वेगन डाइट के पीछे तो कभी समझ में ही नहीं आया है। और देखिए दोस्तों, जब तक हम इस वेस्टर्नाइजेशन से दूर थे, इस वेस्टर्न माइंडसेट से जब तक हम दूर थे, इस वेस्टर्न लाइफस्टाइल से जब तक हम दूर थे, तब तक स्वतंत्रता के समय तक इस देश में लगभग 30-35 करोड़ देश की जनसंख्या थी। और उस समय गोवंश कितना था? देसी गाय कितनी थी? 90 करोड़। स्वतंत्रता के समय देसी गायों की संख्या 90 करोड़ थी। पर पिछले 70 वर्षों में यह संख्या कितनी रह गई है आज? केवल 8 से 9 करोड़। और हमारी जनसंख्या कितनी हो गई है? 150 करोड़ के करीब। और जो देसी गोवंश है वो केवल 8 से 9 करोड़ बचा है। तो उल्टा ये तो और कम होते जा रहे हैं। जब तक इस देश के हर परिवार के आंगन में एक एक गाय बंधी हुई रहती थी, गोमाता की सेवा करना सब अपना कर्तव्य समझते थे, गोमाता के बगैर तो कोई घर सुना रहता ही नहीं था। हर किसी के घर में 2-4 देसी गाय होती थी। उससे जितना हम दूर चले गए, जितना वेस्टर्नाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ते गए, उससे तो गोमाता की संख्या और कम ही होती जा रही है ना। और मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि गोमाता को अपने परिवार का सदस्य समझकर उसकी सेवा करना एनिमल अब्यूज कैसे होता है। और इनके कुछ तर्क मैंने सुने हैं, वो कहते हैं कि गर्भाधान कराने का जो तरीका होता है, गोमाता का जो गर्भाधान कराया जाता है, उसको लेकर ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से करवाया जाता है। तो चलो, आपको वो बात सही नहीं लगती है तो उसको लेकर आप पेटिशन डालिए, कोर्ट में जाइए और उसको बंद करवा दीजिए। जो भी मेडिकल लैब्स वगैरह है जो स्पर्म वगैरह स्टोर करते हैं, उस पर पूरा बंदी लगवा दीजिए ना। और नेचुरल वे में फिर वो गर्भाधान आदि जो भी हो उसको आप पूरा पेटिशन वगैरह डाल के वो बंद करवाइए। पर उनका उद्देश्य ये नहीं है कि भाई कुछ नेचुरल वे में हो। उनका मेन टारगेट है डेयरी इंडस्ट्री को ही टारगेट करना, डेयरी इंडस्ट्री को ही बंद करना। ये कुल मिलाकर उनका टारगेट है। किसी चीज़ को बदलना या कुछ बदलाव लाना, या गोमाता की जो सेवा आदि होती है उसमें और अच्छी तरीके से हो, सरकार और अच्छी तरीके से फंड्स उन्हें अलॉट करे, और ज़्यादा सरकार उनका ध्यान रखने के लिए खुद कुछ ऐसी कमेटी वगैरह बनाए जो इनका ध्यान रख सके, इन पशुओं का। जो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने ये करवाया भी है गौशालाओं का ध्यान रखने के लिए। तो ये इन्हें नहीं करवाना है कि भाई लोग और अच्छे से गोमाता का ध्यान रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें। ये इन्हें नहीं करना। इनका मुख्य टारगेट है डेयरी इंडस्ट्री को बंद करवाना। यही मुझे कुल मिलाकर समझ में आता है। नहीं तो देखिए, यही वो लिबरल्स है जो कुत्ते को पेट बनाकर रखना बड़ा इनको बहुत पसंद होता है। कुत्तों को अपना बेबीज की तरह वगैरह वो कहते हैं। हालांकि कुत्तों का पालन तो इस देश में हम हज़ारों वर्षों से रहा है। आज भी गांव-गांव में जाकर देख लीजिए, हर किसान परिवार के घर के सामने 2-4 कुत्ते हुए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पर इन्हें लगता है कि ये कुत्तों का पालन जो भी वो जिस प्रकार से आजकल दिखाते हैं, उन्हें लगता है कि वो कुछ बहुत अलग बात कर रहे हैं। पर यही लोग, ये जो आज पूरी पेट इंडस्ट्री है ना, ये आज कितना एनिमल अब्यूज़ कर रही है, इस पर ये कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, इस पेट इंडस्ट्री में एनिमल अब्यूज़ होता है।
ये जो अलग अलग प्रकार की बिल्ली या अलग अलग प्रकार के कुत्ते आज आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, इनके फोटोज़ वगैरह शेयर करते हैं जिनके बाल थोड़े से अलग होते हैं या बाल होते ही नहीं हैं या उनका शेप थोड़ा सा सबसे अलग होता है। ऐसे थोड़े से अलग अलग प्रकार की ब्रीड्स इन्होंने तैयार की है इस पेट इंडस्ट्री ने, और इसके लिए लैब में इनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है अलग अलग प्रकार से एक्सपेरिमेंट करके, ताकि इनके ज़्यादा रेट्स मिल सके, इनके ज़्यादा दाम मिल सके कि अलग ब्रीड का ये डॉग है, अलग ब्रीड की ये कैट है। हाँ, तो ये सही मायने में एनिमल अब्यूज़ है। वहाँ पर उन्हें नहीं दिखाएगा कि कैसे गर्भाधान कराया जा रहा है, कैसी ब्रीडिंग हो रही है, कैसे उनको अब्यूज़ किया जा रहा है एनिमल्स को, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं उन पर, उस पर ये एक शब्द नहीं बोलेंगे। उल्टा ऐसे अलग अलग शेप और अलग अलग बालों वाले जानवरों के साथ में ये अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज बनाते हैं, पोस्ट वगैरह डालते हैं, और इन्हें टारगेट उन लोगों को करना है, उन गरीब किसान मासूम लोगों को जिनकी आजीविका का ये हिस्सा है, जो अपने परिवार के सदस्य की तरह गौमाता का पालन करते हैं। इनका टारगेट वो लोग हैं और ये प्रमोट करते हैं उन मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट्स को। और दूसरा इनका तर्क होता है कि भाई गाय के बछड़े को दूध नहीं पीने दिया जाता। भाई इन लिबरल्स को जितनी चिंता है ना गाय के बछड़े की, उससे कई गुना ज़्यादा चिंता उस किसान परिवार को या जो भी गौमाता का पालन कर रहे होते हैं उन्हें होती है। एक जो देसी गाय होती है वो करीब 5-7 लीटर से 20 लीटर तक दूध देती है, और जर्सी गाय तो भाई उसका तो पूछिए मत, 15 से 20, 25, 30 लीटर तक भी दूध देती है। इतना दूध अगर उस बछड़े को एक बार में पिला दिया जाए ना, दस्त लग जाएंगे, इतने दस्त लगेंगे कि चक्कर आकर गिर जाएगा वो। प्रकृति की एक व्यवस्था होती है किसी भी बात की, इनके किसी भी बात में कोई लॉजिक है ही नहीं। मैं तो इन वेगन प्रोपेगेंडा चलाने वालों से कहना चाहता हूं कि अगर सच में आपको इतना पशु प्रेम है ना आपके अंदर भरा हुआ, तो जाइए इस देश की जो लाखों लाखों गौशालाएं हैं ना, जाइए एक टूर बनाइए, घूमिए अलग अलग गौशालाओं में, वहां जाकर रोज थोड़ी सी गौमाता की सेवा करिए, गोबर उठाइए, गोमूत्र साफ करिए, उनको नहलाइए धुलाइए। जो गौशाला के जो सेवा कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वे जो रोज करते हैं, वो कभी एक दिन करके देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि वो गौ सेवा करने के लिए कितने कष्ट वो सहते हैं, किस प्रकार से गौ सेवा की जाती है। जाकर देख लीजिए, कुछ एक दिन तो करके देख लीजिए। करना धरना कुछ है नहीं, अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर इन्हें पशु प्रेम पशु प्रेम पशु प्रेम चिल्लाना है। कौन सा पशु प्रेम इन लोगों को लिबरलिज्म का और पशु प्रेम का दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन नहीं है। जब इस देश के लोग बीफ के खिलाफ कुछ बोलते हैं तब ये बोलते हैं कि पर्सनल चॉइस है, कौन क्या खाता है तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो फिर तुम्हें वेगन प्रोपेगेंडा चलाना ही नहीं चाहिए ना, क्यों चला रहे हो फिर वेगन प्रोपेगेंडा? और इतनी ही पशु प्रेम की चिंता है तो सबसे पहले इस दुनिया से सारे स्लॉटर हाउस को बंद करवा दीजिए, मीट इंडस्ट्री को बंद करवा दीजिए। उसके बाद आपको कुछ बोलने का अधिकार है। मैं तो कहूँगा तब भी आपको कोई बोलने का अधिकार नहीं है। भले ही सारे स्लॉटर हाउस को भी बंद कर दोगे ना, तो भी गौ पालन के विरुद्ध बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। एक गाय जब किसी परिवार के साथ रहती है तो वो परिवार उसका पूरा परिवार के सदस्य की तरह ही ध्यान रखता है। और जब गौ माता दूध नहीं भी देती ना, तो भी वो गौ माता उस परिवार का ध्यान रखती है। देश भर में ऐसी कई सारी गौशालाएं हैं हमारे देश में जहां पर दूध ना देने वाली गायों की सेवा की जाती है, और फिर भी उन गौशालाओं का इनकम करोड़ों में है। हरियाणा की लाडवा गौशाला को आप देख लीजिए, केवल 1100 बिना दूध देने वाली गायें हैं वहाँ पर। गोझरन से जो दवाई आदि बनाते हैं या गोबर आदि से जो कुछ धूप वगैरह वो बनाते हैं, या वहाँ पर गोपैथी का एक अलग औषधालय है, जैसे कि होम्योपैथी या एलोपैथी होती है ना, वैसे गोपैथी का वहाँ पर एक अलग से औषधालय है। उसके आधार पर उस लाडवा गौशाला का 1 साल का टर्नओवर 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। गोझरन हो या पंचगव्य जो गाय के 5 अलग अलग द्रव्यों से बनाया जाता है, उसका उपयोग करके इस देश के लाखों लोगों के असाध्य रोग दूर हुए हैं, कैंसर जैसे रोग दूर हुए हैं। और ये लोग उसी डेयरी इंडस्ट्री को, उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो गौ सेवा करना ईश्वर की सेवा समझते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आप सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश को अंदर से सशक्त करना चाहते हैं, देश की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो बस एक काम करिए। सबसे पहले आज से ही देसी गाय के दूध की मांग करिए, जिसे आजकल वो कुछ A2 काउ मिल्क वगैरह कहते हैं ना अंग्रेज, तो A2 काउ देसी गाय के दूध की, गीर गाय के दूध की मांग करिए। आपके लोकल कहीं पर जहाँ पर भी जो दूध देने वाले होते हैं, बैठे हुए होते हैं अलग अलग जगहों पर, उनसे बार बार मांग करिए देसी गाय के दूध की। थोड़ा सा दूर जाना पड़े, दूर जाइए, कहीं ना कहीं पर आपको ये ज़रूर मिल जाएगा। मांग बढ़ेगी तो अपने आप वे भी देसी गाय का पालन बढ़ाएंगे।
आजकल कई किसान भी देसी गायों को छोड़कर जर्सी गायों का पालन करते हैं, अमेरिकन काउज। उसका दूध नुकसान करता है, ये खुद विज्ञान भी आज मान रहा है। जो A1 काउ जो भी कहते हैं उनके जर्सी गाय के दूध को, वो नुकसान करता है। और देसी गाय के दूध को A2 काउ मिल्क कहते हैं, वो शरीर को बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो सबसे पहले तो देसी गाय के दूध की मांग करिए। देसी गौवंश बढ़ेगा, देसी गौवंश की रक्षा होगी तो देश की, हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। और ये मैं कोई कपोल कल्पित केवल कहने के लिए बातें नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे पूरी एक अर्थव्यवस्था है, गांवों से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। तो ये आप हमारी जो अर्थव्यवस्था का आधार है, हमारे जो गांव है, उनको सशक्त करिए। और सबसे पहले देसी गाय का जो गौवंश है हमारा देसी, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दिन के बस 15 से 20 रुपये ज़्यादा जाएंगे। आप अगर जर्सी गाय का दूध ले रहे हैं, वो कुछ 40-45 रुपये लीटर होता है, और देसी गाय का दूध 70 रुपये लीटर होता है। 65-70 या कुछ जगहों पर 80 भी होता है। जाने दीजिए 20-25 रुपये ज़्यादा जाएंगे, पर ये बहुत आवश्यक है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, देसी गाय के दूध की मांग करिए। अप्रतिम प्राकृतिक सुंदरता में लिप्त यह जमीन का टुकड़ा श्योपुर गौशाला के नाम से प्रसिद्ध है। सुख दुख के जंजाल से कोसों दूर ये जगह किसी देवभूमि का आभास करवाती है। यहाँ आधुनिक विस्तारवाद की कोई चहल पहल नहीं है, ना ही कोई ऊंची ऊंची इमारतें, ना ही कोई टावर। यहाँ की हवा, पेड़ पौधे, जमीन, आसमान, सभी में एक ही स्पंदन है, और वो है हरिओम तत्सत। यहाँ आने पर लगता है कि हम अपने आप से मिल रहे हैं। इस अद्भुत जगह पर हजारों गौ माताओं का निवास है। जी हाँ, राजस्थान व मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है ये श्योपुर गौशाला। बरसों पहले यहाँ एक जंगल था, फिर लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू के संकल्प से कत्ल खाने ले जाने वाली गायों के लिए एक संघर्ष किया गया और उन गायों को यहाँ बसाने की व्यवस्था की गई। गौशाला में सन 2000 से रहता हूँ। गायों के लिए यहाँ एक आशियाना तैयार किया गया। 100-200 गायों से शुरू हुआ ये आशियाना आज हजारों गायों को पनाह दे रहा है। इन गायों की देखरेख के लिए संत श्री आशाराम जी बापू ने आश्रम के कुछ सेवादारी भाइयों को कार्यभार सौंपा, और तभी से ये सेवादारी भाई इन गौओं की सेवा को भगवान की पूजा समझते हैं और दिन रात इसी पूजा में तल्लीन रहते हैं। इन गायों की बाँ बाँ के कई अर्थ हैं। किसी बाँ का अर्थ है हमें घूमने जाने दो, किसी बाँ का अर्थ है हमें पानी से खेलने दो, तो किसी बाँ का अर्थ है हमें प्राकृतिक सौंदर्य का मजा लेने दो। इनकी बाँ के सभी अर्थ बापूजी के ये सेवादारी बखूबी समझते हैं, इसीलिए इन गायों की एक दिनचर्या बना दी है। गाय की सेवा सर्वोपरि साधना है, और इससे गाय की सेवा में अगर तन मन को लगा दिया तो और साधना की आवश्यकता है ही नहीं। 2250 में 150 गाय दूध वाली है, बाकी तो सब बिना दूध वाली है। हालांकि दूध देने वाली गाय यहाँ नाम मात्र की ही हैं, फिर भी जो गाय दूध देती हैं, उनके नखरे भी ये सेवादारी भाई बखूबी झेलते हैं। बापूजी के सेवादार गायों की सेवा ऐसे करते हैं मानो किसी मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा हो। इन गायों के स्वास्थ्य की जांच के लिए यहाँ विशेषज्ञों को समय समय पर बुलाया जाता है। हम लोग यहाँ पे आशाराम बापू गौशाला झेंगदा पे इस समय खड़े हुए हैं, और यहाँ हम लोग गाय और इनके बछड़ों का इलाज के लिए समय समय पर जब भी आश्रम के व्यवस्थापक है उनको आवश्यकता पड़ती है, हम लोग यहाँ आते हैं। गायों को कभी गिरने की समस्या आ जाती है, कभी घाव संबंधी समस्या आ जाती है। इसके लिए जब भी यहाँ आश्रम से सूचना प्राप्त होती है तो हम जाकर के उनको गायों को उचित ट्रीटमेंट करते हैं। A2 मिल्क यानी हमारा देसी गाय का दूध, जो अब पूरा विश्व में सिद्ध हो गया कि A2 मिल्क हेल्दी है। A2 मिल्क ही पीना चाहिए। देसी गाय जो हमेशा हमारे आंगन में दिखाई देती थी, जो हमें सब कुछ देती थी, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, आजकल वो हमारे आंगन में दिखाई नहीं दे रही है।
ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम फिर से देसी गाय को अपने आंगन में वापस ले आए। आजकल अगर हम देखें तो हाइब्रिड काऊ सिर्फ डेयरी फार्म में ही नहीं लेकिन गांव में भी दिखाई दे रहा है। किसान ये सोच रहा है कि वो 4-5 देसी गाय रखने के बगैर वो 1-2 हाइब्रिड काऊ लगाएगा तो उसे ज़्यादा पैसे आएंगे और ज़्यादा दूध मिलेगा। लेकिन हम यहाँ किसानों को ये समझाना पड़ेगा कि अगर वो देसी गाय का दिया हुआ सब कुछ सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो उसे 100% सेहत और समृद्धि प्राप्त होगी। वो जितना भी कम दूध देती होगी देसी गाय, लेकिन वो अमृत के समान है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। देसी गाय का दिया हुआ गोबर और गोमूत्र से अगर हम जीवामृत घनामृत बना के उसके साथ काउ बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और उससे जो फसल आता है वो फसल हमें 100% सेहत और समृद्धि देगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। 50 साल पहले तक हम वही करते थे, सिर्फ अब उसको नया नाम दिया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के साथ जब हम खेती करते हैं तो उससे जो फसल आता है वो फसल खाने से हमको बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। अगर इन बीमारियों से बचने के लिए हमको एक ही रास्ता है, काउ बेस्ड फार्मिंग। आज़ादी के समय हमारे पास 90 करोड़ गाय थे और हमारा आबादी था 30 करोड़। अब हमारा आबादी हुई 130 करोड़ और गाय हुए सिर्फ 9 करोड़। गाय विश्व की माता है, गाय रहेगा तो ही सब कुछ रहेगा। हमारी देशी गाय की प्रामुख्यता जान के सब देशों वाले जैसे कि ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब लोग अपने गाय को उनके देश को लेके जा रहे। हमारी गाय की संख्या अब हमारे देश से ज़्यादा उनके देशों में है, तो हम क्यों अपनी गाय को जो गोमाता बोलते हैं उसे खो रहे हैं। लेट्स गेट बैक इंडिया टू आवर सेक्रेड इंडियन काउस।